अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जिन 3-4 इश्यूज़ पर बात करेंगे उसमें एक तो इमरान खान की, क्या इमरान खान को फ़ौज के हवाले किया जा रहा है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें 2-3 नुकात इंतहाई अहम थे। दूसरा इशू जो है वो एक हाज़िर सर्विस जर्नल की तैनाती हुई है एज अ चेयरमैन FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ये तैनाती अच्छी है या बुरी है, इस पर हम बात करेंगे। और शहबाज शरीफ किसी और बंदे को, एक सिविलियन को चेयरमैन लगाना चाह रहे थे, लेकिन आसिफ जरदारी ने एतराज़ लगा दिया। क्यों लगाया? एक और इशू जो है वो जनरल बाजवा के भाई के हवाले से है कि जनरल बाजवा के भाई को PIA से बरतरफ कर दिया गया है, तो क्या वजह क्या बनी है। तो ये 3-4 इशूज़ पर जिन पर हम बात करेंगे, इंतहाई अहम इशूज़ हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक रिमाइंडर है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने कुछ नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें और टल्ली ऑन कर लें। और मैं जनाब अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। तो DGISPR ने आज आपके नॉलेज में होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो हर तरफ ज़ेर बहस है। उसमें जो 3-4 इश्यूज़ हैं, जिस पे मैं पहले तो इमरान खान के हवाले से बात करूँगा। उनसे पूछा गया कि क्या इमरान खान पर का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, क्या उन पे आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है कि जिस तरह पहले जनरल फैज़ को गिरफ़्तार किया गया। तो उन्होंने आगे जो आर्मी चीफ़ है उन्होंने बताया कि फ़ौजी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स किसी फ़र्द को या अफराद को जो आर्मी एक्ट के ताबे हों, उनको अपने ज़ाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे और उसके सबूत और शवाहिद मौजूद हों, तो कानून ख़ुद अपना रास्ता बनाएगा। तो इससे ये बात अय्यां हो रही है कि इमरान खान जो हैं वो भी अब फ़ौज के शिकंजे में आ सकते हैं कि अगर कोई जनरल फैज़ से कोई ऐसे सबूत मिलते हैं या जनरल फैज़ कोई इतराफ़ जुर्म करते हैं कि किस तरह वो इमरान खान के साथ मिल के फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे थे, तो उन पर इमरान खान जो हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। इमरान खान इस मामले में खौफज़दा भी नज़र आते हैं और उन्होंने पहले भी हाई कोर्ट में एक पिटीशन फ़ाइल कर दी है जी कि मुझे फ़ौज की तहवील में जाने से रोका जाए कि कोई इस तरह का कोई मुमकिन स्टेप उठाया जा सकता है। एक तो ये बात थी, जो एक दो और बातें हम उन्होंने की हैं। उन्होंने कहा कि हमने कोई 46,000 मुरबा किलोमीटर का इलाका खाली कराया है कि जिधर कोई तालिबान थे या जो बलोच हैं जो शरपसंद वो थे, तो ये हमने इलाका खाली कराया। लेकिन उन्होंने एक बात अहम की है, उन्होंने कहा कि सिविलियन हमारी ड्यूटी थी उन इलाकों को खाली कराना, लेकिन अब उधर जो है उनको कंसोलिडेट करना, उधर कंट्रोल करना वो सिविलियन की ड्यूटी है। मतलब दूसरे अल्फाज में ये है कि पुलिस जो है वो उन इलाकों को टेक ओवर करे, और ये बड़ी ही अहम बात है। बलूचिस्तान की हम बातें बहुत करते हैं, हम चाहते हैं कि उधर से फ़ौज निकल जाए, लेकिन हमने कभी इस पर बात नहीं की कि बलूचिस्तान का जो अक्सरीती एरिया है वो B एरिया क्यों है। B एरिया वो होता है जिधर वो लेवीज़ है या लोकल प्राइवेट जो हैं, यानी कि वो प्राइवेट तो नहीं होती लेकिन उनको पे करते हैं, हुकूमत पे करती है, ज़्यादातर सरदारों के ही वो होती है। और मुशर्रफ के दौर में ये सारा इलाका जो है उसको A एरिया में कन्वर्ट कर दिया गया था। लेकिन जो उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो उन्होंने दोबारा से उनको B एरिया में बदल दिया। A एरिया होता है जो पुलिस के कंट्रोल में होता है, B एरिया जो कि वो लेवीज़ के कंट्रोल में। अब यह है कि लेवीज़ की कैपेसिटी नहीं है कि वो BLA को कंट्रोल कर सकें। तो अगर कोई इलाका जिधर फ़ौज BLA से खाली कराती है तो पुलिस फ़ोर्स उधर मौजूद होगी तो सूरत हाल बेहतर होगी। इसी तरह KP वाले भी बहुत ज़्यादा बातें करते हैं जी, वो फ़लाँ ऑपरेशन हुआ था तो उसका क्या बना था उधर, लेकिन दूसरी तरफ अपने गिरबान में नहीं जानते कि CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, आपका काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो KP है उसकी ये सूरत हाल है कि आपने अभी तक उधर भर्तियाँ भी नहीं कर सके। आपने उधार से लोग पुलिस से लिए होते हैं और उधर लगा लेते हैं। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है पंजाब की। वैसे लोग बड़ी बातें करते हैं, लेकिन काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट अगर आपने देखना है तो पंजाब का देखें। अगरचे वो भी फ़ौज ने इनको ट्रेनिंग कराई थी, लेकिन अब जो है वो पंजाब उसमें खुद फील है। CTD इंडिपेंडेंटली एक्शन लेता है, कई जगह पे वो कोलैबोरेट कर रहे होते हैं IB के साथ और ISA के साथ। तो खुदारा बातों से आगे भी बढ़ा करें, मातम के अलावा कोई काम अमली तौर पे करने वाले होते हैं। सिर्फ गुफ्तार के गाजी ना बने, किरदार के गाजी बने, तभी हमारी सूरत हाल बेहतर होगी। और अगर आप चाहते हैं कि फ़ौज से आपको फ़ौज की तसल्लुत से या फ़ौज की हाकमियत आप पर ना हो, सिविलियन बालादस्ती हो, तो फिर भी कुछ चीज़ों को अपने कंट्रोल में ख़ुद लेंगे तो तब होगा। अब जो दूसरी एक अहम बात उन्होंने की, उन्होंने कहा जी कि जो बलूचिस्तान का बजट है वो है 750 अरब और उसमें से कोई जो 525 अरब है
वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जाता है, और ये 70% बनता है। जो बाकी वाला हिस्सा है, कोई 250 अरब है, वो किधर से आता है कि जो बलूचिस्तान को रॉयल्टी मिलती है मादनियात की मद में। इसका मतलब यह है कि रॉयल्टी के अलावा और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है बलूचिस्तान में। दूसरा इसका मतलब ये भी है कि बलूचिस्तान में अब फंड्स की कमी नहीं है। अगर कोई बंदा ये बात करता है जी कि बलूचिस्तान को अब पीछे रखा जा रहा है, अब जो जानबूझ के जो पीछे रखने वाली बात है, उसमें बीएलए अपना किरदार अदा कर रही है कि किसी जगह पे अगर रोड बनने हो तो बीएलए वाले आके तो उधर बंदों को मारना शुरू कर देते हैं, मशीनरी तबाह कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद अब बलूचिस्तान में जो रोड का नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा बन गया है। जो इससे सबसे अहम बात जिसकी तरफ मैं आपको लाना चाह रहा था वो ये था कि 73,000 तलबा को के लिए 1.5 अरब का स्कॉलरशिप दिए गए हैं जो बलूचिस्तान के तलबा हैं। और ये जो तलबा हैं, ये इनमें से बहुत सारे पंजाब में भी पढ़ रहे हैं, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात की मुझे समझ नहीं लगी कि उधर भी जो है ना रेडिकलाइजेशन इनकी नहीं रोक रही। इसमें मैं उनसे ज़्यादा, उन तलबा से ज़्यादा जो इसके मुंतज़म हैं, उनके जो ये सारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं, मुझे उन पर भी कुछ सवालात हैं कि जब आप इन बच्चों को उधर ले जाते हैं तो उनको अकेले ना छोड़ दें। ये ना हो कि उधर भी सारे बलोच ही आपस में बैठे हों। उनकी इंटेग्रेशन होनी चाहिए। उनका एक पर्पज़ ये है कि वो पंजाबियों के साथ मिलें, पश्तूनों के साथ मिलें, ज़्यादातर पंजाबियों के साथ मिलें क्योंकि जिनसे उनको ज़्यादा गलत फहमी है। उनको मिलें, उनसे इंटेग्रेट करें, तो फिर उनको पता चलेगा कि ये पंजाबी कितने ज़ालिम हैं या उनके बारे में जो उनकी नफ़रत है वो किस हद तक बजा है। तो ये प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें उनकी ज़्यादा जो जो उनकी सोशलाइजेशन है वो पंजाबी स्टूडेंट्स जो है उनके साथ होनी चाहिए। और जो उधर की जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जो लड़के उधर जाते हैं और जिनके ख्यालात उनको अपने रिव्यू करने का मौका मिलता है, उनको भी हाईलाइट करना चाहिए कि अल्टीमेटली उनकी नज़र से चीज़ों को देखें कि उन्हें उधर बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल नज़र आती है। जब पंजाब में आते हैं तो उन्हें क्या कोई उसमें रिव्यू कितना को होता है उसमें। एक और जो अहम बात है वो ये है कि जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है टेक्निकल ट्रेनिंग के हवाले से, तो उसमें ISPR वाले ने कहा जी कि DG ने कि वो KP और पंजाब से अब ज़्यादा हैं बलूचिस्तान में। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे जो बातें होती थी अब वो जवाज़ या वो बहाने वो ख़त्म होने चाहिए और बलूचिस्तान जो है यानी कि उसको अपनी तरक्की में आगे बढ़ना चाहिए। और जहाँ तक महरूमियों की बात है उसमें हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर कोई बंदा ये कहता है जी कि हमने कोई अलहदगी की बातें करनी है, उसमें हमारा आपका कोई साथ नहीं है। तो नाजरीन, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और वो टॉपिक है हमारा कि एक जनरल साहब हैं अख्तर नवाज सती, लेफ्टिनेंट जनरल हैं सर्विंग, और उनकी तैनाती हो गई है एज चेयरमैन FPSC। वो अक्टूबर में जाके रिटायर हो रहे हैं, अक्टूबर के एंड पे, और फिर जाके वो चेयरमैन FPSC वो अपना काम संभालेंगे। इस हवाले से मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर बातें काफ़ी चल रही थी। एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने लिखा हुआ था जी कि एक और चौकी पर कब्ज़ा कर लिया गया। और अब यह है कि मैंने इस हवाले से जो इनसाइडर्स हैं यानी कि जो FPSC के लोग हैं या ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी के, उनको मैंने पूछा कि एक जर्नैल आने से या एक सिविलियन होने से कितना फ़र्क पड़ता है FPSC की कारकर्दगी पे। तो जो ओवरऑल जो उसका ख़ुलासा है उसको मैं आपको बताता हूँ कि FPSC में जो दो चेयरमैन जो याद रखे जाते हैं या जो जिनकी गूंज आज भी है, जो आज भी चेयरमैन हैं, उनको उनका हवाला दिया जाता है। वो दो चेयरमैन हैं, एक हैं जिनका नाम है जनरल अतीकुर रहमान, वो 8 साल FPSC के चेयरमैन रहे हैं। पुरानी बात है, 90s की 80s की बात है, उस टाइम वो रहे हैं। लेकिन यह है कि उनका एक बड़ा तस्करा होता है कि उनके दौर में जो एक मेयार था, आपको पता है कि जो FPSC की ड्यूटी है वो एक तरह का ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है कि जिसने जो CSS के एग्ज़ाम भी लेने हैं, फिर और जो कोई कंपटीशन के एग्ज़ाम है, किसी एक अदारे ने कोई असिस्टेंट डायरेक्टर में भर्ती करनी है कोई 17वें स्केल की, वो भी FPSC करता है। और कोई इसी तरह के कोई इंटर डिपार्टमेंटल जो एक विद इन डिपार्टमेंट जो इस तरह के एग्ज़ाम होते हैं कि जैसे कोई लड़के कोई पहले क्लर्क थे, वो सेक्शन ऑफिसर की को पोस्टें आई हैं, तो उनके लिए एग्ज़ाम वो भी FPSC लेता है। तो जिन लोगों का जिक्र आता है कि जिन्होंने कोई एक बेहतर एक ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड किया है या जो उनका एक मेयार सिलेक्शन का बेहतर था, उसमें जनरल अतीकुर रहमान का जिक्र आता है। ये आप जो चीज़ें मैं आपको कह रहा हूँ आपने इंडिपेंडेंटली चेक करना है। और दूसरा जो है वो एक हमारे रिटायर्ड जस्टिस थे राणा भगवान दास, उनका जिक्र आता है। राणा भगवान दास आपको पता है हिंदू जज थे और बड़े कमाल के जज थे, सीनियर मोस्ट जज के तौर पे वो रिटायर हुए और उसके बाद उन्होंने FPSC का चेयरमैन लगाया। इस पे मैंने कोई 2-3 लोगों से बात की है, तो इन 2 लोगों का उन्होंने जिक्र किया है। एक जो एक बंदे ने और एक जनरल का जिक्र किया वो थे जमशेद गुलजार कियानी,
वो जनरल मुशर्रफ के टाइम पर थे, फिर उनका जनरल मुशर्रफ के साथ फड्डा हो गया, फिर जनरल मुशर्रफ ने उनको फ़ारग करने के लिए पहले टेन्योर 5 साल का होता था, फिर उन्होंने 3 साल एक आर्डीनेंस के ज़रिए किया और जनरल कियानी को फ़ारग किया। तो ये 2-3 लोग हैं। अब यह है कि इसमें बाकी जो सिविलियन हैं वो क्यों इतने आउटशाइन क्यों नहीं कर पाए, या उनका इतना जिक्र क्यों नहीं है। हम उनका बहुत ज़्यादा वकालत उनकी करते हैं जो सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स हैं, लेकिन वो क्यों नहीं आए। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे जो अक्सर जो चेयरमैन वगैरह लगते हैं ब्यूरोक्रेट्स, वो ज़्यादातर ये होता है कि कोई प्राइम मिनिस्टर के करीब है, तो उन्होंने जब वो बंदा रिटायर हुआ तो उसको एडजस्ट करने के लिए यार इन्हें चेयरमैन एफपीएससी लगा दो, कि जैसे ना अब ये रिटायर होके ये ज़िंदा नहीं रह सकता, तो अब जो है ना 3 साल को तो इनको देना चाहिए। या अगर कोई चेयरमैन मौजूद है तो मेंबर जो है एफपीएससी लगा दें वो 3 साल के लिए। बेसिकली इन्होंने एक पार्किंग ग्राउंड बनाई हुई है। एफपीएससी जो है उसका एक मस्बत पहलू भी है, यानी कि ऐसे लोगों का, और मनफी भी है। मस्बत ये है कि बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं और जब ये सिलेक्शन पे आते हैं तो इनको आइडिया है, उनका एक फ़ील्ड का एक्सपीरियंस है, तो वो उस एक्सपीरियंस की रोशनी में अपने लोगों को ज़्यादा बेहतर उनको जज कर सकते हैं। इसकी नेगेटिव साइड ये है कि यही लोग जो हैं वो आगे जो है, यानी कि उनको इतनी अट्रैक्शन नज़र नहीं आती। उनके ख्याल में ये 3 साल की एक नौकरी होती है और इससे ज़्यादा उसकी अहमियत नहीं है। यहाँ तक अगर कोई बंदा जनरल लगता है तो जनरल के लगने पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। जनरल लगे या कर्नल लगे या जज लगे या ब्यूरोक्रेट लगे, जब तक वो एक कॉम्पिटेंट आदमी लगता है, आई वॉन्ट ऑब्जेक्ट इट। और बल्कि मुझे इस हवाले से एक न्यूयॉर्क टाइम की एक एडिटर होती थी, मैं किसी ज़माने में न्यूयॉर्क टाइम में था, तो वो एडिटर थी। बाय द वे वो बेनज़ीर भुट्टो की क्लास फेलो भी थी ऑक्सफोर्ड उधर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जेल अब्राहमसन। तो जेल अब्राहमसन जो है उनका एक दफ़ा कोई एक इंटरव्यू हुआ तो उनसे पूछा गया कि अब जब वो फ़लाँ जो एक लॉ मैगज़ीन है उधर आप काम करती थी, तो उधर एक काली थी ब्लैक अमेरिकन, उसको आपने फ़ारिग किया था। तो वो कहती है कि ये जो है ना कालों के बारे में ये बड़ी मुतासब है। उसने कहा कि मैं कालों के बारे में मुतासब नहीं हूँ, बायस नहीं हूँ, लेकिन मैं इनकम्पिटेंट लोगों के बारे में बायस हूँ। तो मेरा भी ये है कि मेरी तरफ से कोई बंदा जर्नल हो, जज हो, सिविलियन हो, जब तक वो कॉम्पिटेंट है तो मैं उसकी फेवर में बायस हूँ। अगर वो नालायक आदमी है और किसी अहम ओहदे पर लग गया तो मेरी उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं है। और ये मेयार ये होना चाहिए कॉम्पिटेंसी। यहाँ तक तो जो भी लग जाता है उसका कोई मसला नहीं है। जिधर मसला आता है किसी जर्नल के लगने पे वो ये आता है कि बाज़ का ये होता है कि किसी महकमे में जब एक ही सर्विस के को 2-3 लोग लग जाते हैं तो वो जो अदारा है वो अपना एक हक़ समझता है कि फ़लाँ अदारे की जो सरबराही है वो हमारे पास आनी चाहिए। जिस तरह यानी कि इवन आईएसए की बात कर रहे हैं, आईएसए में भी बेसिकली एक सिविलियन अदारा है, कहने को यही कहते हैं, लेकिन फ़ौज काबज़ है उधर। अब ये दूसरा, यानी बल्कि आईबी की भी बात कर लें, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, आईबी पे पुलिस वाले काबज़ होते हैं आमतौर पे जी, कि जो डीजीआईबी है वो पुलिस वाला लगता है। जो आईबी के अपने अफसरान हैं उनको लगाते ही नहीं हैं। ये एक उन्होंने ट्रेडिशन बनाई हुई है पुलिस वालों ने। वो पुलिस वाले जो हैं वो डीएमजी को रोते रहते हैं और ख़ुद जो है यानी कि वो ख़ुद भी काबज़ होते हैं। एक आईबी पे होते हैं, एक दूसरा एफआईए पे। एफआईए के जो अफसरान हैं वो भी कभी डीजी के ओहदे पर नहीं पहुंचते। कोई बड़ी बात है, कोई डायरेक्टर हो जाए तो वो समझता है कि उसका अपनी एक मिराज पे पहुंच गया, नहीं तो उधर भी जो आके डीजी लगना है वो पुलिस वाला लगेगा आके। अभी जो आईबी का पहली दफ़ा जो डीजी आईबी है वो आईबी के अपने हैं, फवाद असदुल्ला, यानी कि वो आईबी सर्विस के, नहीं तो ज़्यादातर पुलिस के आते हैं। तो अब ये है कि मसलन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, उधर कुछ सालों से, बल्कि कुछ देर से जो जनरल साहब हैं वही चेयरमैन बन रहे हैं। तो अब ये ट्रेंड जो है उसका नुकसान ये होता है कि फिर आप ना आहिस्ता आहिस्ता सर्च को जर्नलों तक महदूद कर देते हैं। मसलन अभी जो है उधर वो जनरल साहब हैं एक अब्दुल अजीज़, वो पहले कोर कमांडर लाहौर थे, उनको अभी मई 2024 में उनको लगाया गया। उससे पहले जो 3 साल जो चेयरमैन रहे वो जनरल ज़फ़र इकबाल थे, वो भी लेफ्टिनेंट जनरल थे। उससे पहले भी एक जो है वो भी लेफ्टिनेंट जनरल थे। को पिछले 10-12 साल से तो उधर जो है वो फ़ौजी आ रहे हैं। तो ये जो एक कब्ज़े हो जाते हैं ना, कब्ज़े नहीं होने चाहिए। अगर कॉम्पिटेंसी बुनियाद है तो वो आप जनरल को लगा लें, जज को लगा लें, जो भी लगा लें। लेकिन अगर कब्ज़े मकसद है जी कि इधर जो है फ़ौज का कब्ज़ा हो गया जी, इधर आइंदा फ़ौज का ही जनरल आएगा या इधर जो है वो जजेज़ ही आएंगे, ये तरीका नहीं होना चाहिए। ये कब्ज़े जो है ना ये टूटते रहने चाहिए, कब्ज़ा ग्रुप कोई भी ना बने। ये तो एफपीएससी के हवाले से बात होगी। अब इसी से जो रिलेटेड बात थी वो ये थी कि क्या ये जनरल साहब से पहले भी कोई नाम डिस्कस हुआ, उनको क्यों नहीं लगाया गया, और उनसे पहले क्या नाम था, एक मियाँ मुश्ताक थे। मियाँ मुश्ताक जो हैं वो एफपीएससी के मेंबर हैं और कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, रिटायर्ड हैं। उनकी समरी बना के शहबाज शरीफ ने भेजी,
जो आसिफ जरदारी साहब जो सदर हैं उनको। बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, इंडिपेंडेंट इदारा ऑटोनोमस बॉडी एफपीएससी, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो वो सदर को भेजी, सदर ने एतराज़ लगा के वापस भेज दिया। सदर ने एतराज़ क्या लगाया कि जो मियाँ मुश्ताक हैं इनकी उम्र 64 साल हो गई है, और जो एफपीएससी का चेयरमैन है, यानी कि तसव्वुर या एक ख्याल ये किया जाता है कि उन्हें 65 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यह है कि कोई एक उन्होंने कहा कि इनका टेन्योर 3 साल का एफपीएससी के चेयरमैन का, तो ये टेन्योर पूरा होने से पहले ये बल्कि 1.25 साल के बाद ये 65 साल के होंगे, तो फिर क्या किया जाएगा। अब इसका काउंटर आर्गूमेंट ये है कि एफपीएससी का चेयरमैन जब लग जाता है तो उसके बाद ये नहीं है कि वो अगर 65 साल से ऊपर हो गया है तो फिर वो कायम नहीं रह सकता। सिर्फ उसके बनाने के हवाले से एक पाबंदी है कि वो 65 साल से कम हो। लेकिन एनीवे यानी कि इस बुनियाद पे मियाँ मुश्ताक नहीं हो सके। मियाँ मुश्ताक वो यानी कि एक ब्यूरोक्रेट हैं रिटायर्ड, उनको ये पहले शहबाज शरीफ लगाना चाह रहे थे। ये दरमियान में जनरल सती की लॉटरी कैसे निकली है ये मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि अभी तो वो रिटायर भी नहीं हुए, तो सर्विस में है और उनको लगा दिया गया है। तो ये अलबत्ता एक अभी वजाहत तलब है कि ये कैसे हुआ मामला। तो अगर ये मियाँ मुश्ताक का मसला ना बनता तो मेरा ख्याल है कि वो इस टाइम होते। अब पता नहीं मियाँ मुश्ताक साहब क्या गुल खिलाते हैं, लेकिन अगर सिविलियन वर्सेस फ़ौज की बात हो रही है तो मैं उस तनाज़र में मैं बात कर रहा हूँ। इससे पहले भी जो मियाँ साहब हैं यानी कि उन्होंने कोई अपने को बंदे कोई लाहौर में थे जब कुछ चीफ मिनिस्टर थे, और फिर जो है यानी कि उस टाइम नवीद अकरम चीमा साहब थे, वो इनके साथ चीफ सेक्रेटरी रहे। उनको पहले क्रिकेट में लगाया गया, फिर उनको चेयरमैन एफपीएससी बनाया गया, अभी आजकल फिर उनको क्रिकेट का मैनेजर बनाया गया है। तो ये डिपेंड भी करता है कि जिधर आपके तल्लुकात अच्छे हों तो उस बुनियाद पे ये चीज़ें होती हैं। और अनफॉर्चुनेटली उसमें मेरिट या उस अदारे का ख्याल नहीं किया जाता कि कोई बंदा अदारे को सर्व करेगा या कि सिर्फ अपने ही यानी कि एक बंदे को रोज़गार का ज़रिया जो हमने बना दिया, ये गलत है। अब जो है यानी कि हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वो जनरल बाजवा के भाई हैं, इकबाल बाजवा। जनरल इकबाल जनरल तो नहीं है वो, तो एक वो डिप्टी स्टेशन मैनेजर थे उधर बर्मिंघम में, उनको मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है। बेसिकली वो अपनी मुलाजमत जो है वो पहले पूरी कर चुके हैं और अब जो है वो एक्सटेंशन पर थे। अब मामला उधर क्या है, मामला ये चल रहा है जी कि जो उन्होंने उनकी जो डिग्री जो इंटरमीडिएट की डिग्री है, डिग्री तो यार वैसे बीए लेवल पे होती है, आप इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट या सनद कह लेंगे, वो कह लेंगे कि उस पर इतराज़ था कि ये मशकूक है जाली है। ये मामला शुरू कैसे हुआ? ये मामला उस टाइम शुरू हुआ कि जब जनरल बाजवा जो हैं वो उस टाइम आर्मी चीफ मौजूद थे और उनके भाई रिटायर हो रहे थे, और एयर वाइस मार्शल अरशद मलिक जो हैं वो पीआईए के सीईओ थे। बोर्ड में मामला गया और एक्सटेंशन का इशू आया कि उनको एक्सटेंशन देनी है। बोर्ड के कई लोगों ने इतराज़ किया कि आप इनको एक्सटेंशन ना दें, उन्होंने कहा कि नहीं मैं देनी है। और फिर जो है यानी कि पता नहीं उनको जनरल बाजवा ने बोला होगा या नहीं, अगर कोई उनके अलावा भी किसी ने बोला होगा तो उनको ये होगा जी कि ये बात जो है आगे जनरल बाजवा तक भी जानी है। उन्होंने कहा जी कि मैं तो एक्सटेंशन दूंगा। अब ये है कि एक्सटेंशन उनको मिल गई। बाद में कुछ सवाल आ गए जी कि कोई यानी कि किसी ने को कंप्लेन की जी कि इनकी तो जो मैट्रिक है वो भी नहीं है। अब ये है कि जिस टाइम इकबाल बाजवा पीआईए में भर्ती हुए थे वो टाइम था कि जब मैट्रिक पास भी आ रहे होते थे, मैट्रिक पास आ जाते थे। इवन कई जो स्पोर्ट्स के कोटा में आए ऐसे भी थे जिन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ होता था, तो वो भी आ गए थे। तो इनका खैर उन्होंने उस टाइम मैट्रिक का सर्टिफिकेट चेक कराया, वो पता चला कि वो ठीक है। फिर दूसरा इन पे आया जी कि नहीं मैट्रिक का इनका मसला नहीं है, इनका इंटरमीडिएट का मसला है। इंटरमीडिएट को उन्होंने फिर एक्सटेंशन पे भी चूँकि मामला चल रहा था, उन्होंने कहा जी कि पहले ये चेक करा लें तो एक्सटेंशन इनको बाद में देंगे। तो जो उस टाइम सीईओ थे उन्होंने कहा जी कि वो एक्सटेंशन वो आ जाएगा उधर से, हमने उनको लिखा हुआ है। जो मुतलका बोर्ड है गालबन लाहौर बोर्ड था जिनके जिधर से उन्होंने कोई इंटरमीडिएट का कोई सर्टिफिकेट था जिधर से उनका, तो उन्होंने कहा कि वो आएगा, आप इन द मीन वाइल इनको एक्सटेंशन दी जाए, यानी कि बिस्मिल्लाह करो। वो एक्सटेंशन उनको मिल गई, लेकिन वो जवाब उधर से नहीं आया। उस दौरान जनरल बाजवा साहब वो भी रिटायर हो गए और जो एयर वाइस मार्शल अरशद वो भी चले गए। अभी भी कई लोग जो हैं वो यही चेक करा रहे थे, तो वो मामला जो है दोबारा से हाईलाइट हो गया और चेक कराया तो उधर से उनका जो एफए का जो था वो मामला यानी कि उसकी उन्होंने वेरीफाई नहीं किया बोर्ड ने कि ये हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। इस बुनियाद पे फिर फाइनली उनको बरतरफ कर दिया गया है। तो नाजरीन ये थी आज की हमारी गुफ्तगू और उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।